हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, कल का क्लास आप लोग देखे होंगे जिनमें हम संविधान के भाग 1 को अच्छे से कंप्लीट करवाए थे और उसमें आर्टिकल 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक को अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आके आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के भाग 2 को पढ़ने का प्रयास करते हैं। संविधान के भाग 2 में दोस्तों नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है हमारा संविधान में। और दोस्तों, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 5 से 11 तक हर अनुच्छेद को बारीकी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हर अनुच्छेद में दिए गए शब्दों का अर्थ को भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, संविधान के भाग 2 में जो नागरिकता का प्रावधान किया है तो ये जानेंगे कि नागरिकता जो है ये नागरिक क्या होता है। जो नागरिकता प्राप्त होती है, नागरिक क्या होता है, उसमें कैसे किसी को हम नागरिक कहेंगे, किसी भी देश के जो नागरिक को कहलाएंगे, कैसे कहलाएंगे। दोस्तों, नागरिक वही कहला सकता है उस देश का जो भी इंसान जो जहाँ का नागरिक है, जिस देश का नागरिक है, अगर उस देश के संवैधानिक, राजनीतिक और कानूनी अधिकार अगर उसको प्राप्त होता है तब जाकर के उस देश का नागरिक होता है। क्योंकि जानिए, जितने भी संसार में प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है, वो 4 प्रकार के होते हैं। एक नागरिक होते हैं, दूसरा विदेशी होते हैं, तीसरा शरणार्थी होते हैं, चौथा राज्यविहीन होते हैं। तो ये 4 प्रकार है। तो पहला जो नागरिक बोले, नागरिक उसे कहेंगे जिनको उनके अपने देश में राजनीतिक और कानूनी अधिकार प्राप्त है, या दूसरे देश में ग्रहण किया हो तो उसको राजनीतिक और कानूनी अगर दोनों अधिकार प्राप्त होता है तो उनको नागरिकता प्राप्त होती है, उसको नागरिक अधिकार कहा जाता है। दूसरा दोस्तों हम बोले कि विदेशी वो होता है, जैसे कि देखिएगा कुछ लोग वीजा लेके अपने देश से दूसरे देश चले जाते हैं, पासपोर्ट लेके दूसरे देश चले जाते हैं, एज ए टूरिस्ट, एज ए स्टूडेंट जाते हैं या घूम के चले आते हैं, तो वो दोस्तों विदेशी कहलाते हैं। अपने देश, जैसे कि हम भारत में हैं, नेपाल गए और घूम के वापस पुनः आ गए तो हम उस देश के लिए विदेशी हो गए। ठीक है, एज ए मतलब कि फॉरेनर नहीं होते हैं, फॉरेनर लोग आते हैं फिर अपने देश चले जाते हैं, तो वो लोग विदेशी कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा बात की दोस्तों हम लोग शरणार्थी की। शरणार्थी वो लोग होते हैं दोस्तों, जैसे कि किसी देश के ऊपर कोई संकट आ गया या कोई बाह्य देश आक्रमण कर दिया, उस स्थिति में जब उस देश के ऊपर आक्रमण हुआ तो उस स्थिति में उस देश के निवासी भाग कर मान चलिए हमारा भारत आ गया, हमारे बगल में मान चलिए पाकिस्तान है, उनके ऊपर आक्रमण हो गया। आक्रमण होने के बाद वहाँ संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो उस संकटग्रस्त जो व्यक्ति हैं, जो वहाँ पे लोग हैं, वो भाग करके भारत प्रवेश कर गए। अगर भारत आने के बाद भारत सरकार उनको शरण दे देगी रहने के लिए, अपने शरण में उनको रख लेंगे, तो वही लोग शरणार्थी कहलाएंगे। समझ गए, तीसरा कैटेगरी का शरणार्थी। और चौथा दोस्तों बताए थे हम राज्यविहीन के बारे में। तो जान लीजिए राज्यविहीन क्या होता है। राज्यविहीन दोस्तों वो लोग होते हैं जो कि संकट स्थिति में होने के बावजूद भी, उनको अपना देश छोड़ने के बावजूद भी किसी दूसरे देश में भी उनको सहारा न मिले, तो वैसे लोग राज्यविहीन होते हैं। वैसे लोग समंदर या पानी में घर बना करके या नाव पे अपना जुगाड़ करके रहने का प्रयास करते हैं। जो राज्यविहीन लोगों का जो अभी दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर है वो प्रियंका चोपड़ा जी हैं। ये 4 प्रकार के हम जो प्राणी बताए दोस्तों, एक नागरिक, दूसरा विदेशी, तीसरा शरणार्थी, चौथा राज्यविहीन, ये है। तो हमारा संविधान में नागरिकता के बारे में बात किया गया है भाग 2 में, जो कि अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक उनका वर्णन मिलता है। तो हम क्रम से जानते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11। तो पहले 5 को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि भारत का नागरिक कौन होगा, क्योंकि जब संविधान बन के लागू हुआ था उसी टाइम दोस्तों, जिस टाइम संविधान बन रहा था तो उस टाइम देश का विभाजन भी हम लोगों का हो गया था 15 अगस्त 1947 को। तो जब भारत और पाकिस्तान 2 देश बन के उभरे थे तो उस टाइम कुछ नागरिक भारत से पाकिस्तान में बट गए, चले गए, या वहाँ से इधर आ गए। तो फिर बाद में जब बटने के बाद भी कुछ लोगों को उस देश, जैसे कि कुछ भारतीय ऐसे थे जो पाकिस्तान चले गए, तो वहाँ उसको मन नहीं लगा, उसको लगा हमको वापस अपने भारत आना है। या कुछ ऐसे लोग यहाँ भारत में रह गए, उसको लगा हमको पाकिस्तान जाना चाहिए। तो ऐसे लोगों के बारे में मतलब कि एक डिसाइड किया गया कि भारत का नागरिक कौन होगा। देखिए, भारत का नागरिक कौन होगा, ये अनुच्छेद 5 ये कहता है कि सबसे पहला कंडीशन, ये कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए। भारत का नागरिक होने के लिए
भारत का मूल निवासी होना अति आवश्यक है। पहला कंडीशन है भारत का मूल निवासी हो, उसके बाद जो भी कंडीशन देगा उसमें से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करना है। पहला कंडीशन कंपलसरी है, भारत का मूल निवासी हो। दूसरा कंडीशन दोस्तों ये है कि भारत के मूल निवासी के साथ साथ उनका जन्म या तो भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो। अगर जन्म भारत में नहीं हुआ है तो उनके माता पिता, दादा या दादी कोई भारतीय हो या उनका जन्म भारत में हुआ हो, नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो, या उनके माता पिता दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो तो नागरिकता उनको मिल जाएगी। कंडीशन ये अथवा चल रहा है सब, अथवा तीसरा टर्म कंडीशन दे रहे हैं, वो संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उनके 26 जनवरी के 5 वर्ष पूर्व से अगर कोई भारत में रह रहा हो, लेकिन भारत का मूल निवासी हो, फिर चले गया हो, फिर आ गया हो, उथल पुथल उस टाइम चल रही थी, तो 5 वर्ष से यहाँ पे रह रहा हो भारत में, तब जाकर के उनको भारत का नागरिक का प्रमाण पत्र मिलेगा, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। तो अनुच्छेद 5 जान गए कि नागरिकता का डिसाइड करता है कि नागरिक कौन होगा। सिंपल भाषा में कह सकते हैं, आप नोट्स बना के लिख सकते हैं। अनुच्छेद 5 में भारत का मूल निवासी हो, प्लस में उसका जन्म भारत में हुआ हो, अथवा माता पिता दादा दादी कोई भारतीय नागरिक या भारत में जन्मा हो। तीसरा टर्म एंड कंडीशन 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। ये अनुच्छेद 5 में उल्लेखित की गई है। इन सारी बातों का प्रावधान किया गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 6 के बारे में। अनुच्छेद 6 में क्या दिया गया है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर कोई तरह का डाउट लगे, दिक्कत लगे तो आप लोग बेशक पूछिएगा, घबराइएगा नहीं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं घबरा जाते हैं, अरे जब तक पेशेंट अगर डॉक्टर के पास अपनी जो बीमारी है उनके बारे में एक्सप्लेन अगर नहीं करेंगे, अपने बीमारी को नहीं बताएंगे तो उनका इलाज होगा? आप ही लोग बताइए, नहीं ना होगा। तो वही स्टूडेंट और टीचर का संबंध होता है। जब आप एज ए स्टूडेंट जब आपके मन में कोई डाउट चल रहा होगा तो अगर वो आप चाहते होंगे कि सर से हम पूछे, फिर घबराते होंगे, ऐसा नहीं करना है। जो भी बच्चे पुराने बच्चे हैं वो सभी से मैं कह रहा हूँ, आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई भी तरह का डाउट मन में हो तो आप क्लियरिटी लीजिए उस पर। जब तक सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए तब तक शांत मत रहिए। अगर शांत है तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं। उस पर क्लियरिटी लेना अति आवश्यक हो जाता है। तो चलिए अब आर्टिकल 6 के बारे में बात करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 6 के बारे में। अनुच्छेद 6 में दोस्तों ये है कि अगर कोई पाकिस्तान से भारत, ऐसे मान चलिए विभाजन हुआ, ठीक है। विभाजन के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा दोस्तों 1 मिनट ब्रेक, सॉरी। देखिए दोस्तों, अगर पाकिस्तान से कोई अगर मान चलिए कि भारत आना चाह रहा है, क्योंकि विभाजन के बाद कुछ लोग जोश में चले गए पाकिस्तान, वहीं पे फैसिलिटी मिलेगी ये वो, लेकिन गए तो सही, लेकिन उनको वहाँ पे मन नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। उनको लगा कि अब हमको भारत वापस लौटनी चाहिए। तो उनके लिए हमारा संविधान में एक टर्म एंड कंडीशन दिया गया। अगर कोई पाकिस्तान गया है और वो चाहता है कि भारत आने के लिए वापस, तो एक डेट दिया गया 19 जुलाई 1948 कहा, एक डेट, एक टाइमलाइन है। 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई पाकिस्तान से भारत आ गया तो उनको नागरिकता देंगे, लेकिन उनके माता पिता दादा दादी में से कोई एक नागरिक रहा हो, भारत का हो, या उनका जन्म भारत में हुआ हो, तो हम नागरिकता का अधिकार उनको प्रदान करेंगे। डेट है दोस्तों, टाइमलाइन याद रखिएगा, ये अल्टीमेटम है। ये जो डेट है 19 जुलाई 1948 के अंदर आना होगा। अगर वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं और माता पिता दादा दादी सभी भारतीय भी हैं, तो भी उनको परमिट नियम का पालन करना पड़ेगा। परमिट लॉ होता है दोस्तों। जो परमिट नियम था वो 6 महीना निवास करके भारत में 6 महीना बिताना होता था, उसके बाद जाकर के उनको नागरिकता दी जाती थी। ये प्रावधान हमारे आर्टिकल्स में थे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा जो परमिट नियम क्या है। 6 महीना रहने के बाद अप्लाई करो, उसके बाद आपको नागरिकता जो मिलेगी वही थी परमिट नियम। अब हम दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल का आप समझ गए होंगे, आर्टिकल फिर से कर देते हैं। 6 को हम एक नोट्स बनाना है ऐसे कि पाकिस्तान से भारत आने के बाद नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 19 जुलाई 1948 के अंदर अगर कोई पाकिस्तान से भारत वापस आते हैं, उनके माता पिता दादा दादी कोई भारतीय हैं, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं
तो उनको परमिट नियम का पालन करना होगा। ये आर्टिकल दोस्तों 6 में वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करते हैं आप लोगों का आर्टिकल 7 का, आर्टिकल 7 का। आर्टिकल 7 में क्या है दोस्तों? आर्टिकल 7 में ये है, जब विभाजन हुआ था, भारत को आज़ादी मिली थी, तो उस टाइम कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो भारत तो गए, लेकिन एक टाइम लाइन दिया गया। अगर कोई भारत से पाकिस्तान 1 मार्च, याद रखिएगा 1 मार्च 1947 के बाद गया हो, कब गया हो? 1 मार्च 1947 के बाद गया हो, लेकिन वो अपने टाइमलाइन के अंदर आ गया हो। टाइमलाइन क्या था? 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948। अगर वो 19 जुलाई 1948 के अंदर आ गया हो तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद वापस आता है तो उनको भी परमिट नियम का पालन करना पड़ेगा। ये प्रावधान दोस्तों देखने को मिलता है हमको आर्टिकल 7 में। समझ गए? एक सिंपल भाषा में फिर से इसको करते, अगर नोट्स बनाएंगे आप तो आर्टिकल 7 ये कहता है, अगर कोई भारत से पाकिस्तान 1 मार्च 1947 के बाद गया हो लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया हो तो उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन माता पिता वाला टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ठीक है, तो ये बात है। चलिए नेक्स्ट हम आर्टिकल 7 में हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं किसके बारे में? आर्टिकल 8 के बारे में कि अनुच्छेद 8 क्या कहता है। अनुच्छेद 8 में दोस्तों भारत से बाहर जो भारतीय उद्भव के हैं, जिनका मूल वंश मूल जन्म भारत में हुआ है, तो भारत जैसे बोलते हैं ना मूल निवासी है, जैसे अमेरिकी में भारतीय मूल के निवासी रहते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान कहीं भी, जैसे कि अरब में सऊदी अरब में रहते हैं, भूटान बांग्लादेश में रहते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में प्रावधान किया गया नागरिकता का अनुच्छेद 8 में। जो भारतीय मूल के हो लेकिन दूसरे देश में निवास करता हो तो उनकी नागरिकता का जो सुरक्षा का प्रावधान है वो आर्टिकल 8 में किया गया है। उनकी नागरिकता कैसे बनी रहेगी, उनके माता पिता दादा दादी कैसे कैसे जोड़ा जाए, उसको उसकी नागरिकता को कैसे संरक्षित किया जाए, हम सिंपल एक भाषा में कह सकते हैं भारत से बाहर यानी विदेश में रहने वाले नागरिकों के बारे में जो नागरिकता का प्रावधान किया है वो आर्टिकल 8 यानी कि अनुच्छेद 8 में किया गया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अनुच्छेद 8 यही है। जैसे कोई भारतीय मूल का व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, ऐसा नहीं है कि उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी या उसकी बनी रहेगी। उसके लेके एक टर्म एंड कंडीशन है आर्टिकल 8 में, जो विस्तारित रूप से आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो विस्तार रूप से देख सकते हैं। लेकिन इतना ही पूछी जाएगी कि भारतीय मूल के जो लोग विदेश में रहते हैं उनकी नागरिकता का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है, तो वो आर्टिकल 8 में यानी अनुच्छेद 8 में किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्टिकल 9 में क्या है? आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 देखिए 9 का मतलब नो, नो नो, नहीं नहीं, नो नहीं, याद रखिएगा एक ट्रिक है, नो से नहीं। आर्टिकल 9 ये कहता है दोस्तों कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से बिना किसी के प्रेशर बिना किसी दबाव के किसी दूसरे देश की नागरिकता को आप ग्रहण कर लेते हैं, जैसे कि आप, जैसे मैं हूँ, चलिए मुझे मन हुआ कि मैं अब कनाडा का नागरिकता ग्रहण करूंगा, ठीक है, अपनी मर्जी से किसी की भी मैंने अप्लाई किया और मैंने कनाडा का नागरिकता का जो भी प्रोसेस था मैंने उनको कंप्लीट करके मैं ग्रहण कर लिया। जैसे मैंने अपनी मर्जी से वहाँ का नागरिकता को ग्रहण करूंगा वैसे ही भारत सरकार मेरी नागरिकता को नो नो नो, आपकी नागरिकता का हटाओ, इसको नहीं, ये अलाउड नहीं है, मतलब कि नो मतलब नहीं, इसकी नागरिकता को समाप्त कर दो, नहीं चलेगी इसकी नागरिकता, क्योंकि हमारा भारत में जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में किया गया है। डबल सिटीजनशिप नहीं है। डबल सिटीजनशिप दोस्तों अमेरिका में देखने को मिलेगा, लेकिन भारत में एकल नागरिकता की बात की गई, सिंगल सिटीजनशिप। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो केवल भारत के नागरिक रहेंगे, किसी दूसरे देश की नागरिकता को आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगर आप ग्रहण करते हैं तो आर्टिकल 9 कहेगा नो नो नो, यानी कि आर्टिकल 9 आपके लिए एक हथियार के रूप में काम करेगा और आपकी नागरिकता का जो भारत से करेक्शन होगा उसको कट कर देगा, कहेगा टाटा बाय बाय। तो टाटा बाय बाय नहीं होना है। हमारा देश सबसे अच्छा है, सबसे प्यारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अपने देश से जो प्यार करते हैं, जो भक्ति है, उसको बनाकर रखना है और समर्पण देना है। अपना देश सबसे अच्छा, सारे जहां सबसे अच्छा है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, तो सिंपल भाषा में समझ लीजिएगा आर्टिकल 9 को दोस्तों, कि आर्टिकल 9 में बात किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो उनकी नागरिकता की जो भारत की नागरिकता है उनको समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 9 में यह प्रावधान मिलता है। चलिए
आर्टिकल अब 10 पे आते हैं। आर्टिकल 10 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 10 जो है ये कहता है कि इसमें कोई भी तरह का संशोधन होगा नागरिकता से संबंधित जो आर्टिकल है, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, इसमें जो भी नागरिकता के लिए प्रावधान किया गया है, जो भी प्रावधान है, उस प्रावधान में कोई भी तरह का संशोधन करना होगा तो वो अधिकार केवल संसद के पास है। संसद के अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होगा। नागरिकता से संबंधित संसद की अनुमति अति आवश्यक है। इसमें संसद के अलावा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बिना संसद के संशोधन नहीं हो सकता। अब सिंपल भाषा में समझिए लिखना कैसे है। अनुच्छेद 10 में यह प्रावधान किया गया है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी तरह का संशोधन बिना संसद के अनुमति की नहीं की जाएगी। दैट्स कंप्लीट। यही छोटी सी बात है आर्टिकल 10 में। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आके आप लोग थंबनेल दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं क्लास, और अगर कुछ सुधार की इम्प्रूवमेंट की इसमें आवश्यकता होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके बेहिचक बिना हेजिटेशन के आप लोग बताइएगा, हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, आज क्लास लंबी नहीं ले पाएंगे दोस्तों, थोड़ा सर्दी टाइप का लगता है हो गया है, तो बार बार वो छींक टाइप का आ जा रहा है। तो हम देखते हैं ये नागरिकता का जो पूरा आर्टिकल्स है इसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आर्टिकल 10 हो गया। अब आर्टिकल 11 की बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 11 नागरिकता के लेके यह अंतिम अनुच्छेद है, अनुच्छेद 11 आर्टिकल 11। दोस्तों आर्टिकल 11 में यह प्रावधान किया गया है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून विधि बनाएगा, कोई भी लॉ का फॉर्मेशन अगर होगा तो वो संसद ही करेगा। संसद के द्वारा ही लॉ फॉर्मेशन का निर्माण किया जाएगा आर्टिकल 11 के अंतर्गत। तो आप बताइए, जब संसद को दिया है पावर, संसद ही ना लॉ लाएगा नागरिकता को लेके। अगर लॉ नहीं लाएगा तो कोई अवैध घुसपैठ, जो अवैध रूप से हमारे अंदर घुस जाएंगे, घुसपैठ लोग रहेंगे, तो हमारा देश को सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाएगा। इस पर असुरक्षा की खतरा बनी रहेगी। तो इसीलिए समय समय पर हमारा संसद जो है, अपना देश का जो अपना भारत है, इनके लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम लाते रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम मतलब कि कोई पहले बिल आता है, नागरिकता संशोधन विधेयक आएगा। अगर कोई बिल जो है अगर पास होता है और जब राष्ट्रपति से सिग्नेचर हो जाता है तब वो एक्ट बनता है, अधिनियम बनता है। समझ लीजिएगा, कोई भी कानून तब तक एक्ट नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होता। वो बताएंगे राष्ट्रपति वाला टॉपिक में, कैसे राष्ट्रपति को पावर है अनुच्छेद 111 के तहत, हम सब एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब हम लोग बात कर, ये अनुच्छेद 11 हो गया। जब दोस्तों संसद को अनुच्छेद 11 में यह शक्ति दिया गया कि आप कानून बना के, विधि बना करके आप नागरिकता का संशोधन कीजिएगा, तो संसद ने इनका क्रियान्वयन किया, इनका अनुपालन किया। और इनका अनुपालन इस ढंग से किया, सबसे पहला संशोधन संविधान संसद के द्वारा 1955 में लाया। तो अगर क्वेश्चन आएगा प्रथम नागरिकता संशोधन अधिनियम कब बना, तो 1955 का एक्ट, 1955 के एक्ट में प्रथम नागरिकता संशोधन अधिनियम आया, पहला एक्ट 1955 में। दूसरा नागरिकता संशोधन अधिनियम दोस्तों जो आया आपका 1986 में। कब आया? 1986 में। तो अगर कहेगा कि पहला कब आया, 1955 में, दूसरा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में, तीसरा की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 1992 में, 1992 1992 में तीसरा आया, 2003 में चौथा आया, चौथा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में आया। अगर पांचवा की दोस्तों बात करेंगे 2005 में आया, पांचवा, 5 याद रखिएगा, 3 के बाद 5। और छठा की बात करेंगे दोस्तों तो 2015 में आया, छठा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में आया। ठीक है, और जब सातवां की बात करेंगे लेटेस्ट, आप लोग इससे अवगत होंगे, याद भी होगा सबको, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो 11 दिसंबर 2019 को पूर्णतः लागू हो गया। तो 2019 में जो दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था CAB यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। जब वो एक्ट पारित हो गया, जब उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया, तब बन गया CAA, सब कोई जानते होंगे, 2019 की ही घटना है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कोई भी बिल के बाद अधिनियम कब बनता है, एक्ट कब बनता है, जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति की सिग्नेचर हुआ वो एक्ट बन गया CAA। अच्छा 2019 का हम लेटेस्ट बता देते हैं, सब बताना संभव नहीं है। 2019 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था, इसमें क्या प्रावधान था जान लीजिए कुछ बात। 2019 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया, इसमें यह प्रावधान किया गया, 3 देश पाकिस्तान,
बांग्लादेश और अफगानिस्तान। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, 3 देश में 6 धर्म के लोग, 6 कौन कौन धर्म? हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई। फिर से सुनिएगा, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई। 3 देश में ये 6 धर्म जो बताए, ये 6 धर्म के लोग, जो मतलब कि 6 धर्म मतलब वहाँ के अल्पसंख्यक है, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य कंट्री है, मुस्लिम का बहुल संख्या है। तो यहाँ ये जो हिंदू, ये जो है ये 6 धर्म यहाँ तो अल्पसंख्यक हो गए, गिने चुने हो गए। ये 6 धर्म जो बताए आपको, ये 6 धर्म के लोगों को अगर कोई दिक्कत तकलीफ है, अब वो अगर भारत आना चाह रहा हो तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है इस एक्ट में, 2019 के संविधान नागरिकता संशोधन अधिनियम में। और इसमें यह प्रावधान किया गया, ये 6 धर्म के लोग अगर भारत आते हैं, आए हुए हैं 31 दिसंबर, एक टाइमलाइन दिया गया, डेट टाइमलाइन 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर ये लोग भारत आ गए हैं तो ये लोगों को बिना पूछताछ के, बिना प्रमाण पत्र के नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। समझ गए ना? 6 धर्म के लोग, ये 3 देश जो बताए, ये 3 देश से अगर भारत आए हुए हैं तो उनको अगर टाइमलाइन है 31 दिसंबर 2014 से अगर पहले आए हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, अगर वो 31 दिसंबर 2014 के बाद आते हैं तो उनको दोस्तों ये 5 साल निवास का प्रावधान किया गया कि 5 साल उनको भारत में रहना होगा, फिर अप्लाई होगा, फिर जाके उसको नागरिकता मिलेगी। 5 साल कम से कम उनको भारत में रहना है, नागरिक बनने का भारत का। ये आपका 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम में क्या गया। यहाँ पे आपकी आर्टिकल 11 कंप्लीट हुई। अब कुछ बात दोस्तों इसमें और है, जैसे नागरिकता किस किस आधार पे मिल सकता है और किस किस आधार पे खत्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है। तो 5 आधार पे आप नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं दोस्तों। 5 कौन कौन से आधार है देख लीजिए। जन्म के आधार पे नागरिकता, वंश के आधार पे नागरिकता, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे। इसके बाद दोस्तों जन्म, वंश, पंजीकरण के आधार पे नागरिकता। इस पंजीकरण के बाद जो रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण को बोलते हैं। देशीकरण के आधार पर नागरिकता और 5वां किसी भूभाग को मिलाकर नागरिकता। तो जन्म के आधार पे जो नागरिकता है तो सिंपल फॉर्मेट में पूछेगा कि कितने आधार पे नागरिकता मिलती है, तो 5 आधार पे, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार पे, भूभाग के आधार पे। जन्म तो समझ लीजिएगा, इसके बाद वंश भी समझ में आ जाएगा आपको, सिंपल चीज है, पूछिएगा तो बना दीजिए। ये समझ, पंजीकरण समझ लीजिए। पंजीकरण में दोस्तों 6 वर्ष गुजारना होता है, फिर जाकर के होता है नागरिकता मिलता है। कि जो अगर कोई लड़का अमेरिका में जन्म लिया है, वो भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो भारत के जो नागरिक अधिकारी है, वहाँ के जो एम्बेसडर है, उनको सूचना देना पड़ेगा, 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये प्रावधान है। देशीकरण दोस्तों ये होता है जो अगर दूसरे देश का व्यक्ति है, अच्छा संबंध है वहाँ के, उस देश में अगर वो साहित्यकार है, कलाकार है, विज्ञान के क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में अच्छे काम किया है, तो उनके आधार पर हम लोग नागरिकता दे सकते हैं। और दोस्तों भूभाग, अगर युद्ध हुआ भारत से किसी देश के साथ में, तो जीते गए जो भी लैंड है, कोई भूमि है, तो उनके जो नागरिक अब हमारे देश में शामिल हो गए हैं, तो उनको नागरिकता दीजिएगा ना, कैसे रहेगा वो लोग, तो वो सरकार के हाथ में देगा कि नहीं, तो वो अब अधिकार भूभाग के आधार पर नागरिकता। ठीक है, ये 5 आधार दोस्तों बता दिया आप लोगों को। अब हम बता रहे हैं दोस्तों आप लोगों को क्या कि समाप्त कैसे हो सकता है। दोस्तों 3 तरह से कर सकते हैं। एक तो परित्याग करके नागरिकता का समाप्ति, दूसरी वंचित करके, तीसरा खत्म करके। तीनों बातें में अंतर है, परित्याग करना, दूसरा वंचित करना, तीसरा खत्म करना। परित्याग क्या होता है समझ लीजिए। अगर हम ही हैं या आप ही हैं, आप हैं या हम हैं, अपने मन से, अपने मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेंगे, तो क्या किए, नागरिकता त्याग करते हैं, अपना देश की नागरिकता को क्या करेंगे, मतलब कि अपना इच्छा से अपना देश का नागरिकता छोड़ देंगे। सरकार, भारत सरकार को बोलेंगे ये नागरिकता आप रखिए। देखिए सर्दी लग गया हमको, आज क्लास नहीं ले पाएंगे, तो अपना नागरिकता रखिए और हम दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर रहे हैं, तो खुद से परित्याग कर दिए, बिना किसी के दबाव के हम अपना देश की नागरिकता छोड़ किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिए, तो इसी को कहते हैं परित्याग करना। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। दूसरा कंडीशन दोस्तों ये है वंचित करना। मान के चलिए हम पंजीकरण के आधार पर नागरिकता ले लिए, या देशीकरण के आधार पर नागरिकता ले लिए, या जो टर्म कंडीशन है उस पर ले लिए, लेकिन नागरिकता लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, हम गलत डॉक्यूमेंट दे दिए, बाद में फर्जी पकड़ा गए, तो हमको नागरिकता से वंचित कर दी जाएगी। या दोस्तों 5 वर्ष नागरिकता जब मिल गया तो 5 वर्ष यहाँ पे रहे भी नहीं और ऐसा कांड कर दिए 2 वर्ष से अधिक का सजा हो गया। अगर 2 वर्ष से अधिक का सजा हो जाएगा
तो भी आपको नागरिकता से वंचित कर जाएगी। तो और भी कंडीशन दोस्तों ये है कि अगर आप मान चलिए भारत का नागरिक हैं, मतलब कि भारत के 7 वर्ष तक गायब होते हैं भारत सरकार को बिना बताए, बिना कोई सूचना के, तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये वंचित था। और दोस्तों खत्म यही दोस्तों है कि अगर किसी देश की नागरिकता बिना सरकार को बताए ग्रहण कर ली तो उसी समय आपकी नागरिकता को खत्म कर दी जाएगी। आई होप ये क्लास आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगी। क्लास अभी और लंबा नहीं ले पाएंगे क्योंकि थोड़ा देख ही रहे होंगे आप लोग बार बार। तो मैं विदा लेता हूँ इस टॉपिक के साथ। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों मिलेंगे और फीडबैक जरूर दीजिएगा। अभी के लिए दोस्तों जय हिंद।